जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार प्रजापति स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज का हमारा विषय है भैया तुर्की। तो आजकल ना जो तुर्की है इसके जो मिजाज है ना थोड़े से बदले बदले से लग रहे हैं। और वो बदले बदले से क्यों लग रहा है इसके पीछे भी बात करेंगे। सबसे पहला थोड़ा सा जान लेते हैं ज्योग्राफिकली टर्की के बारे में, थोड़ा सा ज्योग्राफिकली जान लेते हैं। भाई आप सभी को पता है कि दो कंट्री ऐसी है जो यूरोप में भी है और साथ ही साथ एशिया में भी है, और वो दो कंट्रीज में एक कंट्री आती है रशिया और एक आती है तुर्की। तो दोनों विशेष हो जाती है क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंट में दोनों की दोनों कंट्री है, रशिया भी है और टर्की भी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी टर्की जरा थोड़े से इस पर ग्रह मंडरा रहे हैं और इसका सनीचर थोड़ा सा क्या हो रहा है, भारी हो रहा है। यही कनाडा का भी हो रहा है, कनाडा पे भी बात करेंगे। हाल ही में कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है ना, ठीक है। फिलहाल आज टर्की के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हुआ क्या, G20 समिट में आप सभी लोगों को पता है कि एक संधि पर हस्ताक्षर है, स्पेशली सऊदी अरब, अमेरिका और भारत, इन तीनों के बीच में एक कॉरिडोर बना और इसी कॉरिडोर को कहा गया भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है जी। अब हुआ ये कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो जिस तरीके से जा रहा है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा बना के, ये आपको मैप में बताऊं। जैसे G20 ये समिट था और इसी G20 समिट में यहां पर है टर्की, ठीक है, ये वाला टर्की। और इसी जी समिट में 20 तो हो गई और इसके साथ ये कुछ इनवाइट्स जिनको किया गया था ये वो लोग हैं। और इसमें से आपने बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना सुनी होगी और इस पिक्चर देखी होगी, ये पिक्चर बहुत वायरल हुई है। देखो G20 समिट का अगर कोई सबसे फेमस जो व्यक्ति रहा है, जोड़ा रहा है, वो ऋषि सुनक रहे हैं भाई साहब। क्या इतना डाउन टू अर्थ आदमी, ऑब्वियस सी बात है भारतीय मूल का है तो होगा ही होगा, नो डाउट, है कि नहीं। तो यहां पर क्या है सर, आप ये देखो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। आप सभी को पता है कि हमारे भारत का या हमारे भारत से जो ये कॉरिडोर होकर जा रहा है, ये सर जा कहां से रहा है। मैं देखो ये मुंबई से निकलेगा और इस तरीके से सऊदी अरब, सऊदी अरब से होते हुए इजराइल और इजराइल से होते हुए मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी से चला जाएगा फ्रांस। ये पूरा का पूरा यूरोप वाला रीजन हो गया। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा यहां देखें तो हमारे इधर से, जैसे अगर हम इधर से देखें एक बार, तो सर यहां से निकला मुंबई से, मुंबई से इस तरीके से सऊदी अरब, सऊदी अरब से जॉर्डन, इजराइल से फिर होते हुए इस तरीके से और इस तरीके से पहुंचेगा यूरोप की तरफ, फ्रांस वगैरह। देन ये कॉरिडोर। अब यहां एक चीज समझो सर, टर्की जो है ना सर, तुर्की जो है वो तुर्की कहां पड़ रहा है सर, ये है सर तुर्की, ये है यहां टर्की रहा। तो सर जो टर्की है ना ये कह रहा है कि सर आप ये इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे यहां से क्यों नहीं लेके जा रहे हो, हमारे बिना ये आर्थिक गलियारे का कोई मतलब ही नहीं है। अभी देखो ये हरामखोर कैसी कैसी बात बोलेगा, अभी देखना आप लोग। इसने बोला कि ये जो तुर्की है भैया, आप इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को कहां घुमाओ, आप इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को सर तुर्की से लेके जाओ, जहां भी लेके जा रहे हो टर्की से। भारत ने कहा भैया पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना सर, ये हम कहां से लेके जा रहे हैं सर, ये वाला जो पॉइंट है ये हम यहां से नहीं बल्कि कहां से लेके जाएंगे, अरे यार ये जो पॉइंट है ये सर हम कहां से लेके जाएंगे, जैसे ये वाला इधर से चल रहा है, यहां से ऐसे इस तरीके से जा रहा है इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन ये चाह रहे हैं कि तुर्की से भी जाए, तो भैया पॉसिबल नहीं है तुर्की से लेकर जाना। कहा यह भी जा रहा है कि यही इकोनॉमिक डोर इधर की तरफ से फिर चला जाएगा किसके पास, इधर की तरफ से ऐसे घूम जाएगा रशिया के पास। वो बात की बात है किस तरीके से घूम रहा है। ठीक है सर, अब नेक्स्ट आओ जरा, पॉइंट क्या है। अब देखो, तो अब पॉइंट ये है कि सर मुझे एक बात बताओ, ये जो तुर्की है सर, ये तुर्की इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के विवाद, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को क्यों गलत साबित करने में लगा हुआ है, ये इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को क्यों चाह रहा है कि ये हमारी तरफ से जाए, और क्यों उसके विरोध में बात कर रहा है। कह रहा है ना, टर्की ने क्या स्टेटमेंट दी है, टर्की ने स्टेटमेंट दी है नो कॉरिडोर विदाउट टर्की, ये बोल रहा है। चल कोई बात नहीं भाई, हमने तेरी बात मान ली, ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक कॉरिडोर जहां से भी जाएगा सबका फायदा होगा, सबका फायदा है जहां से भी जाए। तो हम समझ सकते हैं कि जो तुर्की है वो चाह रहा है कि सर ये हमारे यहां से है, हम समझ सकते हैं कि भैया तू किस काम से बोल रहा है। लेकिन पॉइंट क्या है नो कॉरिडोर विदाउट टर्की बोलने का, कुछ तो कारण होगा ना। आप जरा यहां देखो, इस चीज को देखो सर, जिस वक्त G20 समिट में दोनों के बीच, हमारे मोदी जी और एर्दोगन के बीच क्या किया जा रहा है सर, हाथ मिलाया जा रहा है। तो ये जो समिट है सर, ये 10 सितंबर की न्यूज है। कब की न्यूज है, 10 सितंबर की। और 10 सितंबर के बाद सर क्या होता है,
10 सितंबर के बाद एक न्यूज आती है 12 सितंबर को। और ये न्यूज क्या है सर? द प्रिंट नाम की एक वेबसाइट है, वो क्या करती है कि एर्दोगन पुश इज बैक अगेंस्ट इंडिया। इसने कहा है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर नो कॉरिडोर विदाउट टर्की, यानी कि ये कॉरिडोर टर्की के बिना अधूरा है, या आप इसको बना ही नहीं सकते। ऐसे स्टेटमेंट जो ये दे रहा है एर्दोगन, इस तरह के स्टेटमेंट वही 12 सितंबर को जो दिए हैं। सर ये देने के पीछे कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इसके पीछे कारण क्या है भैया, ये तो बता। तब थोड़ी सी जो खोजबीन है वो करने के बाद क्या पता चला। आ जाओ, वाई क्यों? तो ये देखो, यहां है वन बेल्ट और वन रोड। आपको पता है कि बीआरआई चल रही है चाइना की, 2013 में इसने बीओआर शुरू कर दिया, वन बेल्ट वन रोड, हाँ कि ना। तो देखो यहां क्या हुआ सर, चाइना 2013 में सिल्क रूट को दोबारा से शुरू करना चाह रहा था, और जब इसने 2013 में दोबारा शुरू करने की कोशिश की तो ये चाह रहा है इस तरीके से सिल्क रूट, यहां देखो, और यही सिल्क रूट तुर्की के इस्तांबुल से होकर जा रहा है। अब आपको पता है कि यूरोप के अंदर यूक्रेन और जो क्या है रशिया है, इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई है, तो ये बेल्ट यहीं रुक गई। अब ये बेल्ट जाने की संभावना ऐसे है, लेकिन अभी तो रुकी हुई है। तो जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से, उसको हमारे कॉरिडोर ने, यानी कि भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ने एक तरीके से ब्लॉक कर दिया है। क्या कर दिया? ब्लॉक। तो प्रॉफिट होने नहीं वाला। और तुर्की और क्यों सदमे में है? क्योंकि आप सभी को पता है जब ये वन बेल्ट वन रोड शुरू हुई थी, तब चाइना ने, तब किसने? चाइना ने, यानी कि चीन ने क्या किया था सर? तब चाइना ने टर्की को लगभग 3.86 बिलियन डॉलर, 3.86 बिलियन डॉलर क्या दिए थे? लोन दिए थे चाइनीज बैंक ने। चाइनीज बैंक ने क्या दिया? तुर्की को 3.86 बिलियन डॉलर का क्या दिया था? लोन दिया था। तो टर्की वैसे ही किसके खिलाफ नहीं बोल सकता? चाइना के खिलाफ नहीं बोल सकता। समझ? देखो टर्की जो है ना, तुर्की जो है ना, वो अपना आप को फिर से खलीफा बनाना चाह रहा है। भाई हम सभी को पता है कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ोगे तो 1920 में एक आंदोलन हुआ था जिसे हमने क्या कहा था? खिलाफत आंदोलन कहा था। जो खिलाफत आंदोलन था वो टर्की में ओटोमन साम्राज्य में हुआ था, या ओटोमन साम्राज्य के लिए था, जो इंडियन मुसलमान जो थे उन्होंने किया था। तो जो तुर्की है ना, इस तुर्की का ज्यादा झुकाव जो होता है वो मुस्लिम कंट्रीज की तरफ होता है, जैसे पाकिस्तान के बीच है। कोई भारत और तुर्की के बीच कोई विवाद नहीं है, लेकिन यो हरामजादा हमेशा कश्मीर मुद्दे पे बोल रहा है, पाकिस्तान का समर्थन करे। क्या जरूरत है तुझे दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाने की? क्या जरूरत है तुझे दूसरे के फट्टे में? भाई हमें पता है तुर्की और पाकिस्तान जो है, इन दोनों में धार्मिक समानता देखने को मिलती है, और इसी कारण टर्की जो है वो इंडिया के विरुद्ध खड़ा होता है। इसीलिए विरुद्ध, क्योंकि कश्मीर मुद्दे में पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। तो क्यों घुस रहा है बीच में? जरूरत ही नहीं है ना भैया। आप अपना फायदा देखो, आप अपनी चीज को देखो, आप क्यों कर रहे हो ऐसा? हाँ कि ना? तो वैसे ही टर्की किसके खिलाफ नहीं बोल सकता? चाइना के खिलाफ तो वैसे नहीं जाएगा। तो चारा होगा ना कि कहीं से मुझे फायदा मिले, कहीं से मुझे सपोर्ट मिले, बस उसी की ताक में है टर्की। समझे नहीं समझे आप? उसी की ताक में टर्की है। भाई नेक्स्ट चीज देखो, उसी की ताक में यहां देखो, चाइनीज एक्सप्रेस पॉइंट टू टर्की सेंट्रल रोड इन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यानी कि आप लोग इस न्यूज को देखो, यहां चाइनीज बैंक टू लोन 3.6 बिलियन टू टर्की, यानी कि लगभग चाइनीज बैंक ने 3.6 बिलियन टर्की किसको जो लोन दिया वो किसको दिया? टर्की को दिया। और किसके लिए दिया? ये लिखा है यहाँ पे, ये लिखा किसके लिए दिया? ये रहा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे हम BRI भी बोलते हैं। BRI वही OBOR, वन बेल्ट वन रोड, CPEC वगैरह, ये सारे एक ही जगह से होके जा रहे हैं, है कि नहीं? तो इसके लिए हमने क्या दिया? इसको लोन दिया। अब क्या टर्की चेंज हो रहा है? क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक संगठन है, UNSC, 6 अंगों में से एक अंग है, एक ऑर्गन है किसका? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। सर इसमें भारत को सपोर्ट कर दिया है किसने? टर्की ने। तुर्की कह रहा है कि हाँ, जो UNSC है इसमें परमानेंट मेंबर होना चाहिए इंडिया। भारत इसका सपोर्ट कर दिया है किसने? टर्की ने। लेकिन आप देखो हरामजादे ने और क्या बोला, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि भैया अब टर्की के, या अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो UNSC है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं, और 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। और इन 5 में कौन कौन है? अमेरिका है,
अमेरिका के बाद फ्रांस है, फ्रांस के बाद रशिया है, एक हो जाएगा आपका कौन, चाइना हो जाएगा, और एक ब्रिटेन हो जाएगा। ये 5 परमानेंट मेंबर है, और जो परमानेंट होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है। जैसे रूस ने कई बार अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया है टू सपोर्ट इंडिया। क्लियर है नहीं है? तो हुआ क्या, यहां सुनो, क्या तुर्की चेंज हो रहा है, बदल रहा है, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो यही मिलती है कि यूएनएससी में इंडिया को सपोर्ट कर दिया किसने, टर्की ने। तो क्या चाइना, ये जो तुर्की है, क्या ये बदल रहा है? अब इस बारे में जानना थोड़ा सा क्या होगा, आप सभी को पता है कि फरवरी में लगभग 2023 में टर्की में भूकंप आया था, है ना, अर्थक्वेक आया था। और इसी अर्थक्वेक के अंदर भारत ने जो चलाया था, आप सभी को पता होगा, भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ये रहा, भारत ने क्या चलाया, ऑपरेशन दोस्त चलाया था। और ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से जितने भी एड्स थे, जितनी भी सहायता थी, वो भारत ने टर्की को क्या की थी, भेजी थी। तो कहीं ना कहीं तो सपोर्ट करेगा ना, कहीं ना कहीं तो मानेगा कि हाँ इंडिया हमारी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, कभी तो समझेगा। नेकी कर दरिया में डाल, हमारा तो इस तरह का विचार रहा है हमेशा। अब कोई इसको माने या ना माने, वो भैया उस पर निर्भर है कि ना। तो फरवरी में जब टर्की में भूकंप आया तो हमने चलाया ऑपरेशन दोस्त। और जब हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया तो उसके बाद क्या हुआ, अब जरा समझने वाली बात है सर। उसके बाद यहां देखो, उसके बाद क्या हुआ, टर्की विल बी प्राउड इफ इंडिया बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। एर्दोगन ये बोल, और कब बोल रहे हैं, तो ये न्यूज लगभग आप मान के चलो, ये न्यूज है अब सितंबर की। ये किसकी न्यूज है, सितंबर। जबकि फरवरी में हमने बहुत ज्यादा सपोर्ट भेजी है किसको, टर्की को। तो याद तो रखेगा ना, याद तो रखेगा ना कि भैया हाँ भारत ने कुछ हमारे लिए किया है, या भारत हमारे लिए कुछ कर रहा है कि नहीं। भाई देखो सिंपल सी बात है, भारत और टर्की के बीच में देखो, इसने ना, टर्की ने यूएनएससी में जो भारत को सपोर्ट किया है वो ठीक है, सपोर्ट कर दिया है, लेकिन इसने क्या कहा है कि सर्कुलेटरी में होगा। सर्कुलेटरी मतलब 195 देशों को शामिल करने की बात कर रहा है, लेकिन सर्कुलेटरी में कि पहले ये आ जाए, फिर ये आ जाए, फिर ये। पर एक बात बताओ, तो इस हिसाब से तो एक दिन पाकिस्तान भी आ जाएगा यूएनएससी में, और पाकिस्तान आ गया तो फिर गड़बड़ घोटाला नहीं हो जाएगा, बताओ। तो टर्की की विचारधारा समझो आप, टर्की चाह क्या रहा है, टर्की चाह रहा है कि सारे सर्कुलेट हो, यानी कि एक टाइम में यूएनएससी में मेजोरिटी किसकी होगी, टर्की की होगी, क्योंकि सारी की सारी इस्लामिक कंट्री किसको सपोर्ट करेगी, ऑब्वियसली बात है तुर्की को सपोर्ट करेगी। तो ये चाह रहा है। लेकिन इसने ये बात भी की है कि ट्रेडिंग के माध्यम से जो भारत है वो यूएनएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बन सकता है, महत्वपूर्ण देश बन सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम जो टर्की से कुछ खरीदते वरीदते नहीं है, हम सिर्फ टर्की को एक्सपोर्ट करते हैं, हम जो है उसके एक्सपोर्टर हैं, हम सिर्फ यहां से सामान भेजते हैं। भाई साहब अगर मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा करके बताऊं, तो भारत और टर्की के बीच में लगभग 10 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट होता है। भारत जो है वो 10 बिलियन डॉलर क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, तुर्की से कुछ खरीदता नहीं है। याद रखना, टर्की से कुछ खरीदता नहीं है। और इसकी इतनी औकात कि कश्मीर मुद्दे पे हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, जबकि पाकिस्तान के साथ इसकी जो ट्रेडिंग है वो मात्र 1.1 बिलियन डॉलर की है, जबकि भारत के साथ 10 प्लस बिलियन डॉलर की क्या ट्रेडिंग है टर्की के साथ। और फिर भी देखो उसकी जरूरत, वो तो भारत कुछ खरीदता नहीं, जब ये हालत है सिर्फ भारत बेच रहा है। तो भारत को सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, अब तो ठिकाने आएगा, अब तो बहुत सपोर्टर भी बन गया है कि नहीं, अब तो सपोर्टर भी बन रहा है। जैसे आप लोग यहां देखोगे तो जो टर्की है वो 10 बिलियन से भी ज्यादा क्या करता है 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार, ये वाला, और 19 पॉइंट। और जो पाकिस्तान के साथ है वो लगभग कितनी होगी, वो लगभग 1.1, वो मैंने ऐड नहीं किया है ना, आप देख लेना। यहां देखो, यहां होगी शायद, यहां देखो, इंडिया एक्सपोर्ट 4095 कमोडिटीज टू तुर्की 2021-22 के अनुसार। इंडिया एक्सपोर्ट तुर्की स्टूड इन यूएस डॉलर 8.7 बिलियन डॉलर, यानी कि लगभग 8.7 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है, बस एक्सपोर्ट। तो सर बाकी आप कह रहे हो कि 10, तो बाकी ऐसा हो जाता है ना ट्रेडिंग के माध्यम से। आज जब आप कभी घूमने जाओगे टर्की वगैरह, तो वहां पर पैसे तो खर्च करोगे ही ना, वहां पर तो कुछ दोगे ही ना, तो उसके हिसाब से ये 10 तक पहुंच जाता है। ठीक है, ठीक है। तो इंडिया एक्सपोर्ट टू टर्की स्टूड यूएस डॉलर 6.1 अप्रैल नवंबर के टाइम पे इतना था लगभग। ठीक है, और ये धीरे धीरे आंकड़ा क्या होगा, बढ़ेगा भी। और जब इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है सबसे बढ़िया होगा। तुर्की बौखलाया हुआ है, दरअसल टर्की जो है वो बौखलाया हुआ है। क्यों बौखलाया हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता है जब से रूस और यूक्रेन दोनों के बीच में क्या हुआ है, युद्ध हुआ है। जब से किसके बीच में, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ है, तब से रूस और यूक्रेन दोनों के दोनों अपने यहां के जो भी चीजें, जो भी एग्रीकल्चर में चीजें होती है, उनको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है।
उनको क्या नहीं कर पा रहा है सर, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। भाई आपको पता है कि जो यूक्रेन है उसके पास अनाज बढ़िया खासा है, ऐसे एग्रीकल्चर में रशिया भी है, तो ये दोनों एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसका फायदा किसे नहीं हो पा रहा है, टर्की को नहीं हो पा रहा है, ये टर्की को मिल नहीं पा रहा है। तो वो किसी तरीके से बीच में घुस रहा है यूक्रेन और रशिया के, बट कोई फायदा नहीं हो। अभी वो मित्रता बढ़ा रहा है टर्की किसके साथ, पुतिन के साथ, के भैया मान जा, क्योंकि जब भी कुछ यूक्रेन अगर कुछ भी जहाज भेजेगा तो ऑब्वियस बात है रशिया उसको ब्लॉक कर देगा। तो उसको समझाने में लग रहा है कि भाई साहब मान जा यार, हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। इंडिया, तुर्की का इंडिया को सपोर्ट करने के पीछे एक रीजन और है। दरअसल रीजन क्या है कि भारत जो है वो रशिया के बहुत नजदीक है, क्योंकि जिस तरीके से G20 में भारत ने रशिया को प्रोटेक्ट किया है भाई साहब, ये और कोई कर ही नहीं सकता। तो तुर्की के लिए एक मात्र आस है और वो है भारत। लेकिन भारत को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि यूरोप में क्या घटित हो रहा है और क्या नहीं। एक बार एस जयशंकर से एक रिपोर्टर ने पूछ लिया था कि जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध हो रहा है, आप बताओ आप इसमें क्यों नहीं बोल रहे हो। तब क्या कहा था एस जयशंकर ने कि यूरोप्स प्रॉब्लम्स वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, बट हमारी प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है, जबकि यूरोप चाह रहा है कि उसकी प्रॉब्लम विश्व की प्रॉब्लम बने। वाई? भाई ऑब्वियस ही बात है, जो ईयू है ना, यूरोपियन संघ, ये हमेशा अपनी कंट्री को सपोर्ट करता है, हमेशा डेवलप कंट्री को क्या करता है, सपोर्ट करता है। और इसी का मेंबर टर्की है और अभी छोड़ने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से छूट जाए। तो ऑब्वियस ही बात है, सारा का सारा मुद्दा हेल्प लेने का है, वरना कोई किसी का नहीं भैया। मैं तो कहता हूं खुलेआम कोई किसी का नहीं है, सब के सब एक दूसरे से व्यापार के माध्यम से जुड़े हुए हैं और इसमें कोई बुराई सर नहीं है। दुनिया कहती है कि सेल्फिश है, ये सेल्फिश है, वो सेल्फिश है, क्यों ना बने सेल्फिश? तो अपनी ग्रोथ भी तो करनी है, अपने देश की भी तो ग्रोथ करनी है, तो सेल्फिश बन रहे तो क्या दिक्कत है? आके ना अभी कनाडा को सबक सिखाना है, उसने भारत के क्या क्या जो दूतावास था वहां पर, जो भारत के क्या थे वहां पर दूतावास में रह उनको वापस भेज दिया, क्योंकि भारत पर आरोप लगा दिया कि हमने डेथ की, वहां पर जो किलिंग है वो भारत ने की है, ये आरोप लगा दिया भाई साहब। अभी रुको तम, अभी इस पे भी लेकर आऊंगा कनाडा। समझ में आया नहीं आया टर्की के साथ? तो याद रखना, ऑपरेशन दोस्त टर्की में भूकंप जो आया था उसकी हेल्प के लिए भारत ने चलाया था और जितनी भी सहायता थी उसको दी थी। G20 समिट में टर्की एक पार्ट है, G20 में टर्की एक पार्ट है, बाकी जो शेख हसीना बांग्लादेश वगैरह की तरफ से आई, ये सिर्फ जो इनवाइट की गई कंट्रीज थे, ये बात ध्यान रखना, क्लियर? इसके अलावा टर्की के साथ भारत का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग कितना है, $10 बिलियन से भी ज्यादा है, और पाकिस्तान के साथ $1.1 बिलियन तक है, बस क्लियर है। भारत टर्की से कुछ खरीदता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेचता है, क्लियर है पॉइंट? टर्की इस वक्त भारत का दोस्त बनना चाह रहा है, इसलिए भारत को सपोर्ट कर रहा है हर चीज के लिए, स्पेशली यूएनएससी में क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया। याद रखना, यूएनएससी की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और जिसके 15 सदस्य, जिनमें से 5 परमानेंट है और 10 टेम्परेरी है। और इन 5 परमानेंट में एक आ जाएगा आपका यूएसए, एक आ जाएगा ब्रिटेन, एक आ जाएगा फ्रांस, एक आ जाएगा रूस और एक आ जाएगा चाइना। आई होप आपकी समझ में आया होगा। चलिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।